राजमहल की रात में एक अजीब सी शांति थी। वो तरह की शांति जो आने वाले तूफान के पहले छाती के भीतर बैठी डर की तरह दिखती है। चांद की हल्की रोशनी महल की कांच सी सतहों पर गिरी थी और बगीचों की लंबी ऊंची छायाएं दीवारों पर लहराती हुई पड़ी थी। उस रात हवाएं भी कुछ सुनी सुनाई बातें लेकर आती थी, मानो पुरखों ने अपने होठों से कोई पुराना गीत फुसफुसा दिया हो। उन पुरखों की आवाज अकबर के कानों तक पहुंची तो नहीं, घुल कर आई, सपने की तरह। अकबर वही था जो देखने में राजसी, बोलने में दृढ़ और निर्णय में एक तरह का अनिश्चित था। उसके शासन के कई वर्ष बीत चुके थे, पर कुछ प्रश्न उसके भीतर चुभते रहते थे। क्या वो अपने पूर्वजों की तरह महान बन पाएगा? क्या वो उस अत्यधिक उम्मीद का बोझ झेल सकेगा जो जिंदा इतिहास ने उसके कंधों पर रख दिया था? उस रात जब वो सोया, चांदी जैसी ठंडी हवा महल के गलियारों में गुजर रही थी, उसे एक आवाज आई। वो आवाज उसकी परछाइयों से भी पुरानी थी, उसकी जड़ से जुड़ी हुई। बेटा, आवाज धीमी और धैर्यपूर्ण थी। खोज ले वो जो जूते कहलाते हैं, पर समझ ले, जूते केवल वस्त्र नहीं, वे पांवों का आख्यान है। हमारे जूते गवाही देते हैं, पग पग पर किस्मत के द्वार खुलते हैं। अकबर ने सपने में देखा कि उसके पिता, जो वर्षों पहले इस दुनिया से कहीं और चले गए थे, उसके सामने बैठे हैं। उनके बाल सफेद नहीं थे, उनकी आंखें थकी सी नहीं थी। वे वर्षों की सूझबूझ के साथ मौजूद थे, निरपेक्ष, गंभीर, किंतु उस गंभीरता में एक विनम्र आग्रह भी था। उनके हाथ में एक बक्सा था, पुराना, फोड़ा सा और खड़खड़ाता। बक्से से एक जोड़ी जूते झांक रहे थे, पर वे साधारण जूते नहीं थे। उनकी बनावट अजीब तरह की थी, चमकदार पर धूल छंटी हुई, और उनमें से एक धीमी धीमी रोशनी झलक रही थी, जैसे किसी ने भीतर से दिया जला दिया हो। ये जूते, पिता ने कहा, किस्मत के रास्तों के द्वार खोलते हैं, पर यह ताकत किसी के मन की मजबूती, उसके कारने और उसकी सहमति के बिना काम नहीं करती। ये जूते उस हालात का दर्पण है जिसमें तू चल कर आता है। ध्यान रहे, हर कौशल की एक कीमत होती है। साधारण वस्तु को जादू बनाने के लिए उसे किसी ने खून में नहीं लपेटा, बल्कि उसकी कीमत उस पर चलने वाले के इरादों से जड़ी होती है। अकबर जागा। उसके पसीने भरे हाथ, कमरे की ठंडी दहरी और खिड़की से आती रात की चंद्र प्रकाश, सब कुछ वास्तविक लग रहा था, पर सपने की गूंज उसकी आत्मा में गहरी गूंज छोड़ गई थी। वो उठा, अपनी खिड़की से बाहर बगीचे की तरफ देखा। वहां एक सफेद पत्थर की मूर्ति थी, जो अक्सर ध्यान करते हुए तटस्थ सी दिखती थी, पर उस रात उसके दिल में कुछ उत्तेजना थी। उसने अपने अंगरक्षक को बुलाया और दरबार के कुछ निकटतम लोगों को भी। उसने उन सब से अपने सपने का उल्लेख किया, पर सपनों की बातें दरबार में अक्सर अजीब ठहरती थी। कुछ लोग उसे शक की दृष्टि से देखते, कुछ ने मुस्कुराकर इसे रात्रि की थकान कहा, पर अकबर के मन में एक आग जल उठी। उसे लगा कि ये केवल सपने की बात नहीं, ये किसी संकेत जैसा है। दूसरे दिन बिना किसी शोर शराबे के अकबर ने अपने विश्वसनीय सलाहकार, जिसे लोग बुद्धि और हास्य के लिए जानते थे, बुलाया। उसके नाम से लोग सोचते हुए भी मुस्कुरा उठते थे। सलाहकार ने जैसे ही अकबर की आंखों में वो पुराना चमक देखा, उसे समझ आ गया कि मामला साधारण नहीं। उसने पूछा, राजा साहब, क्या ये केवल सपना है या कोई पुरानी दास्तां जो फिर से जी उठी है? अकबर ने बिना झिझक बताए कि उसके पिता ने सपने में जूते की बात कही और वहां कुछ शर्तों की झलक थी। सलाहकार ने सिर उठाकर कहा, सपने राजाओं की चेतना में पुराने प्रश्नों के उत्तर छिपा कर रखते हैं, पर असली परीक्षा तब होती है जब हम सत्य को बाहर निकालते हैं। अगर जूते सच में किसी दास्तां के हिस्से हैं, तो उनके पीछे कोई कहानी होगी। शायद किसी पुराने शिलालेख में, किसी भुलाए हुए मंदिर में, या किसी बूढ़े मोची के यादों में। अकबर ने हंसते हुए कहा, फिर हम एक खोज करते हैं, लेकिन बिना कवच और तरकश के नहीं। और उसकी आंखों में
वही युद्ध धीमी ठहराव था, एक राजा की तड़प जो सिर्फ बड़े किस्सों में ही खुश होती है। खोज की शुरुआत हुई। महल के पुराने अभिलेख जो राजा पूर्वजों की कथाएं समेटे थे खोले गए। किताबों की धुंधली परतों में वो नाम आया, एक नाम जो अकबर के परिवार के इतिहास से जुड़ा हुआ था, पर ऐतिहासिक चर्चा में उस नाम को काट दिया गया था। दुराधर, एक ऐसी पीढ़ी जिसने कभी महल की रक्षा की। दुराधरों का एक मंदिर था जो आज खंडहर में बदल चुका था किसी पुराने युद्ध के बाद। मगर लोगों की जुबान पर एक किंवदंती थी। दुराधर के पास जूते हुआ करते थे, जूते जो पहनने वाले को अपने पैरों से आने वाले रास्तों का पता बता देते थे। कहने वाले कहते थे कि दुराधर लोग उन जूतों के सहारे ही मुश्किल हालात में सही रास्ता चुनते थे। अकबर ने आदेश दिया कि वो मंदिर खोजना चाहिए। आखिर कौन कहेगा कि सपने और इतिहास की मिलन मंजिल कुछ भी नहीं छोड़ती। दलदार घोड़े, कुछ विश्वासघात की आशंका और एक बूढ़े मोची, इन्हीं के साथ वो रात में राजमहल से निकला, चुपके से, कुछ लोगों को साथ लिए बिना। रास्ता लंबा और खतरनाक था। शहर के बाहर के जंगल, पुराने किले और बंजर जमीन, सब कुछ उस तरह का था जिसे सुनने में रोमांचक और अनुभव करने में खतरनाक कहा जाता है। एक रात जब तारे तेजी से गिरते हुए लाल कहांसी हो रहे थे, अकबर ने बड़ा सा शिविर लगाया और चुपचाप बैठा। उसने अपनी आत्मा में प्रश्न किए, क्या जूते सच में कोई शक्ति रखते हैं या ये केवल हमारे पूर्वजों की मर्मज्ञता का एक रूप है, उस भावना का प्रतीक जिसे हम दिशा कहते हैं। अगले दिन दल ने दुराधर मंदिर के खंडहर को खोज निकाला। वहां का दृश्य धुंधला और रहस्यमयी था। दीवारें टूटी हुई, स्तंभ झुके हुए, पर बीचों बीच एक छोटा सा तख्ती था जिस पर धूल और काई जम चुकी थी। जब धूल हटाई गई तो वहां कुछ अक्षर उभर आए। जो पगों से सच बोलते हैं वही पग हमें दिखाते हैं। उस वाक्य ने अकबर को अंदर तक झकझोर दिया। ये कोई जादू उत्पादक चमत्कार नहीं था, ये एक परीक्षात्मक कथा थी। जूते यदि सच में मौजूद थे तो वे किसी ऐसे व्यक्ति को शक्ति देंगे जिसकी चाल सच्ची हो, जिसकी राह दूसरों पर प्रभाव डालने की नहीं बल्कि दूसरों की सहायता करने की हो। अकबर ने आगे खुदाई की। उसी समय रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा मोची मिला जो एकदम अंधेरी आंखों वाला, पर आवाज में तपस्यासी शांति लिए हुए था। मोची ने जब अकबर का चेहरा देखा तो उसकी आंखों में कोई पुरानी पहचान चमकी। उसने कहा, राजा, आप उस जूते की तलाश में आए हैं। कई आते हैं, पर आप अलग हैं। आपकी आंखों में कुछ अलग चमक है। अकबर ने पूछा, क्या तुम जानते हो ये कहाँ है? मोची मुस्कुराया, मैं जानता तो हूं पर बातें सीधे नहीं कह सकता। जूते वहां हैं जहां उन जूतों ने पहली बार कदम रखा था, जहां किसी ने अपनी पगड़ी किसी के ऊपर नहीं ठोकी, जहां किसी ने किसी की राह में रुकावट नहीं डाली। पर बताओ किसे? ये खोज आपका है। आपको ये बताना होगा कि किसके लिए आप ये खोज कर रहे हैं। इस सवाल को सुनकर अकबर ने कुछ देर खामोशी से सोचा। फिर उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये ताकत मेरे लिए है? क्या ये मुझे वो समझ देगी जो मेरे राज्य के लिए अच्छी हो? मोची ने धीरे से कहा, ताकत कोई वस्तु नहीं दे सकती जिसे आप केवल अपने नाम के नीचे रख लें। ये ताकत उस सोच में है जो आप अपने कदमों के पीछे छोड़ते हैं। भरोसा, न्याय, करुणा। फिर उसने एक पुराना नक्शा दिया। नक्शे पर एक छोटी बड़ी पहाड़ी दिखाई दे रही थी जिस पर गहने की तरह एक खाली जगह थी। वहां जूते रखे गए थे। मोची ने कहा, पर याद रहे, जूते केवल तब चमकेंगे जब उनके सामने कोई सच्चा कदम रखेगा। अकबर और उसके साथियों ने पहाड़ी के ऊपर का रास्ता चढ़ा। रास्ता खुरदरा था और हवा में किसी पुराने युद्ध के गंध जैसी चीज थी, धुआं और मिट्टी की मीठी बदबू। चढ़ते चढ़ते उन्होंने देखा कि पहाड़ी की तलहटी में एक छोटी सी गुफा है और उसके द्वार पर वही चिन्ह उकेरा था जो मंदिर पर दिखा था।
पगों से सच बोलना। गुफा के भीतर एक संकरे रास्ते के अंत में एक कक्ष था और उसी कक्ष के बीचों बीच एक तख्ता रखा था जिस पर 2 पुरातन जूते पड़े थे, साधारण पर सूक्ष्म कारीगरी से भरे हुए, और उन पर अजीबोगरीब लिखावट थी, जैसे किसी ने उन पर अपनी कहानी दर्ज कर दी हो। अकबर ने एक लंबी सांस ली और जूते उठाए। जैसे ही उसने जूते छुआ, उसके पांवों में एक हल्की सी ठंडक आई और उसके मन में स्पष्ट रूप से एक तस्वीर दौड़ी। वो खुद एक छोटे से गांव में खड़ा था, जहां लोगों की आंखों में उम्मीद और भय दोनों झलक रहे थे। उसने उस स्थान की बातों को सुना, लोगों की चीरफाड़, उनके आंसू, उनकी छोटी छोटी खुशियां, जैसे जूते उसे उस जगह की आत्मा दिखा रहे हों। तभी उसने महसूस किया कि जूते केवल दिखाते नहीं, दे ट्रांसलेटेड दी फुटस्टेप्स। वे हर कदम की कहानी बयां करते थे। उन्होंने अकबर को दिखाया कि किसी राजा के कदम का मतलब केवल अधिकार नहीं होता, बल्कि उसके कदमों के नीचे दबने वाली जमीन की भी कहानी होती है। हर सत्ता के पीछे एक दर्द होता है और हर निर्णय का सामना वही लोग करते हैं जो सबसे निचले होते हैं। जूते उसे उन चेहरों की याद दिला रहे थे। उनकी ताकत भी उसी में थी कि वे राजा को उसकी जमीन का एहसास करा दे। अकबर ने जूते पहन लिए। पहली ही चाल में उसे एक अजीब अनुभव हुआ। उसके कदम भारी नहीं रहे, पर उसके हृदय में एक नई जिम्मेदारी जागी। उसे उन जूतों से एक दृष्टि मिली। वो कई वर्षों तक नहीं सोचा गया था। राज्य के दूरस्थ गांवों का हाल, उनकी छोटी छोटी लड़ाइयां और किस तरह के लोग अछूते रह गए थे। जूते उसे सिखा रहे थे कि सही चलने का मतलब है सबको साथ लेकर चलना। वो शक्तिशाली निर्णयों को केवल अदालत में ठोक कर लागू नहीं कर सकता। उसे उन रास्तों का अनुभव करना होगा जहां उसके फरमान का असर सबसे पहले पड़ेगा। पर जैसे ही वो अनुभव में डूबा, उसने देखा कि जूते की शक्ति किसी के भले के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, पर उसी शक्ति का गलत उपयोग भी संभव था। अगर कोई ईर्ष्यालु और निष्ठुर व्यक्ति उन जूतों को पहनकर केवल सत्ता की बढ़त के लिए रास्ते बदलता, तो वो इतने विनाशकारी कदम उठा सकता था कि सैकड़ों जीवनों की दिशा बदल सकती थी। यही वो चेतावनी थी जो उसके पिता ने कही थी, हर ताकत की अपनी कीमत होती है। अकबर ने जूते उतारे और गुफा के सन्नाटे में बैठ गया। उसकी आंखों में कई भाव थे, संशय, दृढ़ता और एक नई समझ। वो समझ गया कि अब तक उसने शासन को केवल रूपरेखा में देखा था, कानूनों, करों और राजकीय बैठकों तक सीमित रख दिया था। पर जूते उसे ये सिखा रहे थे कि असली शासन आत्मा के साथ जुड़ा होता है, हृदय, अनुशासन और उस दया से जो किसी भी कानून से ऊपर हो सकती है। वापस लौटने पर अकबर ने निर्णय लिया कि जूते महल के किसी सुरक्षित स्थान पर रख दिए जाए। न केवल सुरक्षित, बल्कि उन लोगों के लिए खुला किया जाए जो सच्चे अर्थ में समर्पित हो। उसने ये भी तय किया कि वो स्वयं उन गांवों का भ्रमण करेगा जहां उसे पता चला कि उसके फरमानों का असली प्रभाव किस तरह होता है। उसने सुना कि कुछ मचसीलों ने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए उसे धन्यवाद दिया है, पर कई ऐसे भी थे जिन्हें केवल सुनने की जरूरत थी, किसी के कदमों की तरफ ध्यान देने की। दिन ब दिन अकबर बदलने लगा। महल में बिठाने वाले विचार अब जमीन के चेहरे देख पाते थे और उसके नीतियों में एक नरमी आ गई, कठोर नियमों के साथ मानवीय समायोजन। लोगों ने उसे देखा और आश्चर्यचकित हुए। क्या यही वही अकबर है जो पहले हर नियम पर कठोर रहता था? पर अकबर को अब पता था कि कठोरता और न्याय के बीच फर्क होता है, और जूते उसे वो फर्क दिखा चुके थे। वे उसे बताते थे कि एक राजा के कदमों का सबसे गहरा प्रभाव तब होता है जब वो अपने पैरों की मिट्टी महसूस करता है। एक दिन दरबार में एक बड़ा मामला उठा। एक छोटे गांव के किसानों ने शिकायत की कि एक बड़े जमींदार ने उनकी नहर को रोक दिया है और पानी अपने खेतों में रोक रहा है। जमींदार के पास धन और शक्ति थी, किसानों के पास केवल उनकी गरीबी और पुकार थी। अकबर ने सुनने के बाद फैसला किया कि वो स्वयं उस गांव जाएगा।
उसने जूते नहीं पहने क्योंकि उसने सीखा था कि जूते केवल एक मार्गदर्शक है। असली रास्ता उसके अपने दिल का था। गांव पहुंचकर उसने देखा कि जमींदार ने कई झूठ फैलाए थे। वो नहर का पानी अपने खेतों में रोककर एक फसल उगा रहा था, जबकि दूसरों को सूखा दिया जा रहा था। अकबर ने वहां बैठकर सभी की बात सुनी, किसान, जमींदार और ग्रामवासियों की छोटी छोटी शिकायतें। फिर उसने फैसला सुनाया, नहर साझा की जाएगी और जमींदार को राज्य की ओर से एक वैकल्पिक जल योजना दी जाएगी, पर उसे किसानों का पानी लौटाना होगा। जमींदार ने विरोध किया, सजा की धमकी दी, पर अकबर के कदमों में वह दृढ़ता थी कि किसी की हवेली की दीवार किसी के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं थी। जमींदार ने आखिरकार हार मानी, पर गांव के लोगों ने अकबर की आंखों में वो सम्मान देखा जिसे वे कभी पहले नहीं देखते थे। वो सम्मान जो न्याय और करुणा से मिलता है। समय के साथ अकबर ने जूते महल की एक छोटी सी तिजोरी में रख दिए, पर उनके बारे में उसने खास नियम बनाए। कोई भी राजा बिना जनता के बीच जाए और उनकी परेशानी देखे बिना उन जूतों का उपयोग नहीं कर सकता। जूते राज की समीक्षा करने का आयुध नहीं थे, वे चेतना के दर्पण थे जो दिखाते थे कि हर कदम का परिणाम किस तरह की जमीन पर पड़ता है। अकबर ने सीखा कि सच्ची शक्ति दिखलाने में नहीं, सुनने और समझने में है। वर्ष बीते, अकबर के शासन में परिवर्तन आया, नए तौर तरीकों से लेकर प्रशासन में सरलता तक। लोगों ने कहा कि अकबर के कदम अब पहले से और भी स्पष्ट है, क्योंकि वे उन पगों के साथ चलते थे जिनके नीचे जमीन पर लोगों की दास्तां अब दिखाई पड़ती थी। महल की दीवारों पर अब जूतों की गाथा नहीं लिखी गई थी, उनके स्थान पर छोटे छोटे बदलाव आए, तालाब, सड़कें और स्कूल जो गांवों में बनाए गए। लेकिन असली इतिहास उस रात से जुड़ा रहा जब महल की शांति में पुरखों ने अपना संदेश भेजा था। उस सपने के बाद अकबर ने सीखा कि जूते उसे केवल एक राजा नहीं बना रहे थे, वे उसे इंसान बना रहे थे। समय के साथ जब अकबर अपने बिस्तर पर लेटता, उसे कभी कभी जूते की मुलायम सी खनखनाहट सुनाई देती। शायद वो उसकी कल्पना थी, शायद नहीं, पर उसने हमेशा उसे याद रखा, उस दिन के नियम को, कि कोई भी शक्ति तभी पवित्र होती है जब वह दूसरों के भले में उपयोग हो। कई वर्षों के बाद जब एक नया राजा तख्त संभालेगा, लोग जूते की कहानी सुनाते रहेंगे, न केवल इसलिए कि वे उस समय के रहस्य हैं, बल्कि इसलिए कि वे एक शिक्षा है। कदम उठाने से पहले सोचो, कदमों के निशान केवल मिट्टी में नहीं, लोगों के जीवन में भी बनते हैं। और अगर भविष्य में कोई फिर से उन जूतों को खोजने निकले, तो वो सिर्फ जूते नहीं देखेगा, वो उन कदमों की वास्तविक कीमत देखेगा जो उसने दुनिया के लिए चुकाई है। राजमहल की रातें फिर वही चुप्पी समेटने लगी, पर अब जब हवाएं पुरखों की बातें लेकर आती, वे केवल चेतावनी नहीं थी, वे एक मुस्कान थी, पुरखों की, जिन्होंने देखा कि एक राजा ने अपने पगों को महसूस किया और अपने राज्य को उन कदमों के हिसाब से चलना। राजमहल के उस पुराने पन्ने पर जब धूप ढलने लगती और गुप्त गलियारों की दीवारें सुनहरी परछाइयों में घिर जाती, तब अजीब सी चुप्पी फैल जाया करती। न केवल महल के लोग, बल्कि वही चुप्पी जो इतिहास के पन्नों से उतरकर कदम कदम पर सांस लेती थी। उस चुप्पी में कई कहानियां दबी हुई थी, पर उस सर्द शाम की चुप्पी कुछ अलग थी, मानो हवा खुद सोच रही हो कि कौन सा सच अब उजागर किया जाए। तभी उस चुप्पी को चीरती हुई एक धीमी पर शक्तिशाली आवाज महल के सबसे दूर के कोने में गूंजी, एक खास कदमों की आवाज जिसे सुनते ही बागो निषाद का फूल भी कांप उठा। बीरबल, हंसमुख, तेज बुद्धि और अक्सर अपने चुटीले जवाबों से दरबार में सन्नाटा तोड़ देने वाला, वही बीरबल जो किस्सों में हमेशा हल्का फुल्का और चालाक नजर आता था, उस रात कुछ भारी मन लेकर महल के एकांत कक्ष से बाहर निकला। उसकी आंखों में कोई शरारत नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जैसे कोई भार उसके कंधों पर टिक गया हो। वो भार उस खबर का था जो आज दोपहर के बाद से दरबार के किसी न किसी कोने में फुसफुसाकर फैल रही थी।
दरबार में किसी ने कहा कि आज शाम को मौत की परछाई महल की दीवारों पर देखी गई। ये सुनने में किसी खतरे की घंटी जैसी थी। मगर अकबर के दरबार में मृत्यु की बात अक्सर ऐसी कहानी बनकर रह जाती थी जिसे लोग हंसी में उड़ा देते थे। मगर बीरबल को पता था कि जब हवा कुछ कहती है और वो कुछ बार बार दोहराई जाती है तो उसका एक मतलब भी होता है। उसे याद आ गया उस बुजुर्ग तबेलेदार की बात, जिसने 2 दिन पहले बाजार में उसे रोका और फुसफुसा कर कहा था, बीरबल साहब, कल रात मैंने तख्त के ऊपर एक परछाई देखी जो अपना चेहरा नहीं दिखाती थी, पर उसकी आंखें ठंडी थी और उसके पग एकदम निश्चित। वो परछाई सिर्फ एक आने वाले को नोटिस कर रही थी। तबेलेदार ने 3 बार अपना चश्मा सीधा किया था और उसके होंठ कांपे थे। ये सब सुनकर बीरबल ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर अब मुस्कान उसे भारी लगी। अकबर ने दरबार में बुलावा भेजा, पर यह बुलावा सामान्य नहीं था। उसने बीन बजवा कर कहा कि आज शाम का दरबार बंद रखा जाए और सिर्फ कुछ बेहद विश्वसनीय लोग ही आए। जब लोग जमा हुए तो महल की दीवारों के बीच से आती ठंडी हवा ने सबके चेहरे पर उंगली फेर दी। अकबर की आंखों में वो वही गहरापन था जिसकी परछाइयों में राज और सवाल दोनों झलकते थे। उसने कहा, आज एक अजीब बात हुई। कुछ रातें पहले मैंने भी उसी तरह की एक परछाई समझी थी, पर यह क्या संकेत है? क्या किसी को आज यहां मर्यादा की सीमा में खलल डालना है, या ये किसी भूल भुलैया की शरारत है? उसकी आवाज में वही स्पष्टता थी जो युद्ध के ढंग की होती है, पर साथ में एक उदासपन भी था, क्योंकि राजा हमेशा जानता है कि मृत्यु की परछाई उसकी टेबल के आसपास क्यों मंडराती है। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह, मौत की परछाई कई बार अलग अलग रूप में आती है, पर इसका सामना बुद्धि से किया जाना चाहिए, न कि केवल तलवार से। उन्होंने शब्दों में हल्की मुस्कान जोड़ी, पर उसकी आंखों के कोने में चिंता की लकीरें साफ थी। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस परछाई का पता रखूं, पर मैं नहीं चाहूंगा कि हम उसे केवल देखने का काम करें। हमें समझना होगा कि वो क्यों आई है और किसका हिसाब मांग रही है। अकबर ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर शांतता पसरी थी। ठीक है बीरबल, पर सावधान रहो। महल में कुछ भी सामान्य नहीं है। बीरबल ने अपना सामान लिया, कुछ सूती कपड़े, एक पुराना नोटबुक और वो छोटी सी माला जो उसे शत्रुता और भय के बीच संतुलन की याद दिलाती थी। उसने दरबार के खामोश गलियारों का रुख किया, जहां दीवारों पर लगे चित्र पुराने समय की शान दिखाते थे और हर चित्र की आंखें मानो जिंदा हों। उन आंखों ने बीरबल को नीचे नीचे तक घेर लिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर हर कदम के साथ उसे महल की हवा और भी ठंडी लगने लगी। पहली मंजिल पर पहुंचना था, जहां राजा के पुराने दस्तावेज और कुछ रहस्यमयी पुरालेख रखे जाते थे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक रोशनी अजीब ढंग से झिलमिला रही थी, जैसे कोई प्रकाश अंदर से बाहर की ओर खिंच रहा हो। उसने देखा कि एक दीवार के पास परछाई और भी गहरी दिखाई दे रही है, पर वो परछाई किसी मनुष्य जैसी नहीं थी। वो पतली, लंबी और किसी कपड़े की तरह घिरती हुई दिखती थी। बीरबल ने आंखें चौड़ी कर ली। ये वही परछाई थी जिसकी फुसफुसाहट महल में फैल चुकी थी। उसकी चाल किसी गीत की तरह धीमी और निश्चित थी, मानो वो किसी खोई हुई मंशा के पीछे चल रही हो। बीरबल ने बारीकी से देखा और अचानक उसे महसूस हुआ कि परछाई की ओर बढ़ते कदमों की प्रतिध्वनि उसके अंदर गूंज रही है। ये कोई साधारण परछाई नहीं, ये एक स्मृति या आरोप भी हो सकती थी जिसे समय ने नहीं भुलाया। उसने सोचा कि किसी ने इसे सिर्फ तैरने दिया होगा, पर कौन और क्यों? बीरबल को पता था कि जवाब के लिए उसे इतिहास की तह तक उतरना होगा। वही इतिहास जिसे अक्सर लोग तलवारों और विजयों से जोड़ते हैं, पर असल में वो उन छोटे छोटे इंसानों की कहानियों से बना होता है जिनके कदमों के निशान मिट्टी में रह जाते हैं। वो दरबार से बाहर निकला और पहले मोड़ पर रुककर एक बूढ़े दरवाजे पर दस्तक दी।
वो दरवाजा महल के सबसे पुराने पुस्तकागार का था। अंदर एक वृद्ध भंडारी बैठा था। उसकी आंखें बूढ़ी सी थी, पर हाथों में अभी भी चपलता थी। बीरबल ने उससे प्राचीन कागजात मांगे, वो कागजात जिसमें बताया गया था कि इस महल के आसपास कभी लोग किन कारणों से मरे थे और किन चीजों के लिए उनकी आत्माएं शांति न पाकर मंडराती थी। भंडारी ने धीरे से कहा, यहां कुछ भी छुपा नहीं होता, सब कुछ पुराने धूल भरे पन्नों पर लिखा मिलता है। पर याद रहे, सच्चाई का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। उसने बीरबल को परोसी हुई पुरानी किताबें दी। उनमें से एक पर थकासा शीर्षक था, परछाइयां और वादे। बीरबल ने पन्ना पलटा। वही एक किस्सा खड़ा हुआ जो उसे जकड़ कर रख दिया। किस्सा था एक ऐसे मंत्री का जिसकी नैतिकता पर संदेह था, जिसने अपने फायदे के लिए कई लोगों की जिंदगी को झूठे आरोपों में झोंक दिया था। उस मंत्री का नाम किसी पुराने तख्त की बेजान इबारत में दर्ज था। उस पर लिखा था कि उसकी परछाई कई बार महल की दीवारों पर देखी गई थी, पर वो हर बार कुछ मांगती थी, एक हिसाब, एक मुआवजा जो उसे कभी मिला नहीं। बीरबल ने समझा कि यह परछाई किसी पुराने अन्याय की निशानी हो सकती है, वो अन्याय जो समय के साथ थमा न था। उसने सोचा कि शायद आज जो परछाई दिखाई दी वो उसी मंत्री की थी, या फिर उसी मंत्री के दिए हुए कर्ज की। उसने पन्ने पर आगे पढ़ा। वहां एक हाशिए पर लिखा था कि यदि कोई सच्चा इंसाफ न हुआ तो परछाई अक्सर उन लोगों को चुनती है जो उसकी गलती से जुड़े हों। वो उन लोगों के कदमों की तरह दिखाई देती है जो न सही पर उनके नाम पर चले गए थे। बीरबल ने वो कागज अपने पास रखा और फिर वो महल के पुराने हिस्सों में गया जहां कभी राजा के सलाहकार रहते थे। वहां उसे एक वृद्ध भेंटकार मिला। वो भेंटकार एक समय में उस मंत्री का नजदीकी सहयोगी था। उसके चेहरे पर समय के दाग थे और उसकी आंखों में पछतावे के निशान। जब बीरबल ने उससे सवाल किए तो वो चुप रहा, पर धीरे धीरे उसकी जुबान खुली और उसने बताया कि वर्षों पहले उस मंत्री ने एक निर्दोष वकील को मुजरिम ठहराकर उसे मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि वो वकील राजा की कुछ नीतियों पर सवाल उठा रहा था। उस वकील की मौत ने कई घरों को उजाड़ दिया था, पर सच्चाई छिपा दी गई। भेंटकार की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हमने उस समय सोचा कि राजा की स्वार्थी योजनाएं सही हैं, पर आज मुझे लगता है कि हमने जिस निर्दोष की जान ली उसकी परछाई अभी तक चैन से नहीं बैठी। बीरबल के भीतर एक आग जगी। उसे समझ आ गया कि परछाई सिर्फ मौत का रूप नहीं थी, वो उन अधूरे उत्तरों का प्रतीक थी जो अभी तक न्याय के पास नहीं पहुंचे थे। उसने सोचा कि यदि राजा को यह मालूम होगा कि परछाई किस अन्याय की आवाज है तो शायद वो खुद कदम उठाएगा। पर सवाल यह था, कैसे बताए जाए कि किसकी आवाज है, क्योंकि जो लोग जिंदा थे उन्होंने सच छुपा रखा था और जो सच को जानते थे वे डर से चुप थे। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में एक सभा का आयोजन किया, पर इस बार वो सभा अलग थी। वो साधारण मामलों की सुनवाई नहीं थी, वो एक स्मरणोत्सव जैसा था जहां वे पुराने मामलों की सुनवाई का नाटक कर रहे थे। पर वो नाटक इतना सजीव था कि हर उपस्थित शख्स की सांस थम गई। बीरबल ने चुपके से उन्हीं पुराने दस्तावेजों को खोला और उन पुराने गवाहों को बुलवाया जो या तो भय के साए में जी रहे थे या फिर समय की धार में बह गए थे। वो जानता था कि सच्चाई कभी भी जोर से नहीं आती, उसे संयम और बुद्धि से पेश करना पड़ता है ताकि लोग सुने और पूर्वाग्रहों के पर्दे हटे। सभा चलती रही और बारी बारी सच सामने आने लगा। एक वृद्ध महिला आई जिसने बताया कि उसके पुत्र को झूठे आरोपों में बंद कर दिया गया था। एक गन्ने के माली ने कहा कि उसके खेतों पर जो जोरज बरदस्ती हुई थी वो उसी मंत्री के आदेश पर हुई थी। और एक पुराना शिक्षक जिसकी बेटी को उस भ्रष्ट मंत्री की दिक्कत से बदनाम किया गया था ने रोते हुए कहा कि उसने कभी न्याय न पाया। जब ये कथाएं सामने आई तो दरबार में एक प्रकार का मौन फैला, न केवल क्योंकि लोग हैरान थे बल्कि इसलिए कि वे महसूस कर रहे थे कि कितनी जिंदगियां
एक भ्रष्ट इरादे के चलते बर्बाद हुई थी। अकबर ने पहचाना कि ये केवल व्यक्तिगत गलती नहीं थी, ये एक व्यवस्थागत दोष था, एक ऐसा दोष जिसे किसी ने जानबूझकर बढ़ावा दिया था। उसने बारी बारी से उन लोगों से सवाल किए और धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। बीरबल ने चुपचाप नजर घुमाई और देखा कि कुछ चेहरे जो पहले निर्दोष नजर आते थे अब उन सवालों में लज्जित दिख रहे थे। वहां खामोशी टूटने लगी और परछाई का होना अब औचित्य पाता दिखा। वो उन अधूरे मामलों की प्रतीक्षा कर रही थी और आज वो इसलिए आई थी कि इतिहास का एक हिस्सा सही रूप से समेटा जाए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हम किसी के खिलाफ चोरी छुपे जज नहीं कर सकते। यदि गलती हुई है तो उसे न्याय के सामने रखा जाएगा। उसकी आवाज में ठंडक भी थी, पर साथ में एक कसाव भी था जिसने सबको चेतावनी दी कि अब कोई भी सत्ता के डर से सच्चाई दबा नहीं पाएगा। उसने आदेश दिया कि पुराने मामलों की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को उनके कर्मों का फल दिया जाए। जितना साफ कहने की जरूरत थी वो कह दी गई थी, पर फिर भी बीरबल को पता था कि लिखित ओ से काम नहीं चलेगा। परछाई की शांति तभी लौटेगी जब पीड़ितों को मानवीय सम्मान और मुआवजा मिले। उसने सुझाव दिया कि राज्य उन परिवारों की सहायता करे जिनके जीवन भ्रष्टाचार और जालसाजी के कारण तहस-नहस हुए थे। अकबर ने तुरंत आदेश दिया और दरबार में एक सुकून सा छा गया। ऐसा था जैसे कोई भारी बादल टूटकर बरस पड़ा हो और मिट्टी अब थोड़ी हल्की नजर आई हो। पर यह केवल शुरुआत थी। परछाई की परछाइयां इतनी आसानी से दूर न हुई। उस रात जब महल सोने लगा और वे लोग जिनकी बातें सुनी गई थी थोड़ा सहज महसूस कर रहे थे, तब बीरबल ने देखा कि परछाई फिर से प्रकट हुई, पर इस बार उसकी ठंडक कम थी। शायद वो जान चुकी थी कि उसकी आहट पर किसी ने गौर किया। परछाई ने अपने किनारों में हल्की सी लाली छोड़ी। ऐसा लगा जैसे किसी पुराने घाव पर मरहम लगाया जा रहा हो। बीरबल ने महसूस किया कि कब्र की धूल में भी उम्मीद की कोई किरण बची रहती है, पर उसे प्राप्त करने के लिए जीवन को अपने हिस्से के कर्तव्य निभाना होगा। समय बीता, महल में बदलाव आए, सस्ती जांच, पीड़ितों का मुआवजा और प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अकबर ने खुद गांवों में जाकर देखा और आम लोगों की समस्याएं सुनकर फैसले किए। बीरबल ने एक दिन महल के प्राचीन पुस्तकागार में जाकर देखा कि परछाई अब भारी नहीं रही। वो अब धुंधली सी परछाई बन चुकी थी जो कभी कभार दीवार पर जगा करती थी, पर उसकी तीखी ठंडी आहट अब कम हो चुकी थी। बीरबल ने सोचा कि शायद न्याय ने परछाई का सामना कर दिया था, पर उसने ये भी जाना कि न्याय हमेशा सतत प्रयास मांगता है। वर्षों बाद जब अकबर का शासन और भी परिपक्व हुआ, तब महल के बुजुर्ग कहानियां सुनाया करते। वे बताते कि कैसे मौत की परछाई ने एक समय दरबार को हिलाया था और कैसे एक चालाक पर ईमानदार दरबारी ने मिलकर उस परछाई को जवाबदेही और इंसाफ से शांत किया था। बीरबल के चेहरे पर तब भी वही हल्की सी मुस्कान रहती थी, पर अब उसके भीतर एक गहरी तसल्ली भी थी। उसने समझ लिया था कि परछाइयां सिर्फ मौत के निशान नहीं होती, वे हमारे द्वारा छोड़ी गई गलतियों की यादें भी होती हैं, और जब तक हम उन गलतियों का सामना नहीं करते तब तक वे हमारे साथ रहकर हमें सताती रहेंगी। एक शाम जब बीरबल महल के छज्जे पर खड़ा था और दूर तलक अफसाना सा निहार रहा था, उसने महसूस किया कि हवा में अब कुछ अलग है। घुमक्कड़ बच्चों की हंसी, बाजार की हलचल और उन खेतों की खुशबू जो अब सुव्यवस्थित नहरों से झलकती थी। उसने सोचा कि मौत की परछाई ने जो संदेश दिया वो सिर्फ चेतावनी नहीं थी, वो एक अवसर भी था। अवसर कि हम अपनी बुरी आदतों को बदलें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। उसने अपनी माला को थपथपाया और मुस्कुराते हुए महल की ओर कदम बढ़ाए, जहां जीवन फिर से सामान्य की राह पर लौट आया था। पर इस बार उसके कदमों के निशान पहले से ज्यादा गहरे और सचेत थे। राजमहल की दीवारें अक्सर इतिहास की गूंज समेटे रहती थी,
पर उन दिनों उनकी गूंज में एक अजीब सा भय घुला था। ऐसा भय जो न बोलता था और न रोता, पर हर कदम के साथ बढ़ता चला जाता। राजधानी की सड़कों पर थमसा गया था। बाजारों की चहल पहल धीमी पड़ गई थी। लोग अपने मुख पर एक अटक सी हिम्मत रखकर बाहर निकलते थे, जैसे किसी अनजानी निगाह की प्रतीक्षा कर रहे हों। कुछ सप्ताहों में शहर के कोने कोने से एक ही रिपोर्ट आ रही थी। रात में कुछ लोग बिना किसी शोर शराबे के मर चुके पाए गए। उनके गले कटे हुए नहीं थे, धंसी हुई चोटें नहीं थी। वो मौतें चुपके से आती थी, ऐसी कि जाने वाली जान तक समझ न पाती कि उसे किसने छू लिया। लोग बस ये जानते थे कि कोई छाया है जो ग्राम घाटी में घूमती है और किसी का नाम लिए बिना उसे अपने साथ ले जाती है। अकबर के दरबार में भी ये खबर पधार चुकी थी। राजा की आंखों में वही पुरानी गंभीरता लौट आई थी जो युद्ध के जमाने में भी दिखाई देती थी, और दरबार के कुछ मंत्री भय से कांपने लगे। कुछ ने कहा कि यह दुष्ट आत्माओं का काम है, कुछ ने दावा किया कि पड़ोसी राज्यों के जासूस शांति बिगाड़ रहे हैं। पर बीरबल, जिसकी बुद्धि पर पूरे दरबार का भरोसा था, काम की बात पर हमेशा यही कहता कि जहां पनाह, भय को सुलझाने का तरीका डर में नहीं, तर्क में है। उसने देखा कि लोगों की बातें टूटी फूटी और अफवाहों की तरह फैल रही थी। ये अफवाहें अक्सर सच्चाई छिपा देती थी। बीरबल की अपनी धारणा यह थी कि मौतें अनजान हाथों द्वारा की जा रही हैं, पर वे किसी साधारण हत्या की तरह नहीं थी। वे उन वर्गों को निशाना बना रही थी जो शहर के समाज ढांचे में किसी तरह की कमजोर कड़ी थे। एक अकेली रसोइया, एक वृद्ध मोची, एक भिखारी जो अपने ठेले पर रात बिताता था। इन लोगों के मरने का कोई राजनीतिक लाभ न था, कोई धन संपत्ति छीनने की योजना न दिखी। ऐसा लगा जैसे कोई अंधेरे में बैठकर सफाई कर रहा हो। पर किसकी और क्यों? एक शाम बीरबल अकबर के निजी पुस्तकालय में अकेले बैठे थे। बाहर चंद तारे धुंधले दिख रहे थे और महल की हवाओं में कुछ गहरे रहस्य घुल रहे थे। अकबर ने अपने हाथों में चाय का प्याला थाम रखा था। उसकी आंखें एक पन्ने पर टिके हुए कानूनों के नुस्खों में नहीं, बल्कि उन चेहरों में थी जिनका जीवन इन घटनाओं से प्रभावित हो रहा था। उसे इस बात का भय था कि यदि ये सिलसिला जारी रहा तो जनता में अराजकता फैल सकती है। उसने बीरबल से कहा, तुम्हारे विचार क्या है? क्या ये कोई बाहरी षड्यंत्र है या आंतरिक फूट? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, हर रहस्य एक धागे जैसा होता है। हमें सिर्फ सही जगह से खींचना होगा ताकि पूरा जाल दिखे। बीरबल ने दरबार से कुछ विशिष्ट आदेश लिए बिना ही अपनी जांच शुरू कर दी। वो रातों में शहर के उन हिस्सों में जाता जहां लोग कम जाते, कपड़ा बुनकरों की गलियां, बुनियादहीन मकानों के पिछवाड़े और कच्चे तख्तों के पास लगे छोटे छोटे शिविर। उसने गर्दन में झूलती छोटी माला को कस लिया और अपनी चतुराई को अपने आगे रखकर लोगों से बातें की, नरम स्वर में, आंखों में उतनी ही सहानुभूति जितनी की जरूरत थी। बीरबल को पता था कि डर के समय लोग अक्सर झूठ बोलते हैं या सच छिपाते हैं, पर डर के समय वही लोग सामान्य सार को छोड़ देते हैं। वे अनजाने में संकेत दे जाते हैं। उसने पाया कि हर मृतक के पास कुछ सामान बिना छेड़े हुए पड़े मिलते थे। छोटी सी रोटी का टुकड़ा, एक धूल छनी कंघी, किसी की लिखिन लिखी कसीदाकारी पगड़ी का टुकड़ा, कुछ ऐसा जो सामान्य चोरी करने वाले चुराते नहीं। इसे देखकर बीरबल की जिज्ञासा और बढ़ी। उसने दरबार के चिकित्सक को बुलाकर शवों का मुआयना कराया। चिकित्सक ने बताया कि शरीर पर कोई विषैला निशान नहीं, कोई जहर नहीं, पर हर मृतक के मुंह पर अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने उनकी आंखों से दर्द निकाल दिया हो। ये तरह तरह की मौतें हैं, चिकित्सक ने कहा, पर एक समानता है। हर बार शरीर टकराकर नहीं गिरा, वे बस शांत होकर नीचे लेट गए। ये सब बीरबल के मन में एक खामोश प्रश्न छोड़ गया। उसने सोचा कि शायद ये कोई समूह कर रहा है जो समाज की बेकार धाराओं को हटाना चाहता है, पर किसने ये ठानी और क्यों? फिर एक रात उसे एक संकेत मिला। वो उस मोहल्ले में था जहां आखिरी हालिया घटना हुई थी।
एक बूढ़ी औरत का घर, जहां से अचानक उसकी कोई बेटी गायब हो गई थी। बीरबल ने दहलीज पर पड़े कुछ पत्तों को देखा। उन पर कुछ छोटे छोटे चिन्ह बने थे, एक आकृति जैसी जो किसी पुराने समूही प्रतीक की याद दिला रही थी। ये चिन्ह उसे कहीं दिखा था, कहां उसे याद नहीं आ रहा था, पर उसकी स्मृति ने उसे उस समय के राजपालों की कहानियों की ओर खींचा, जहां कुछ सदियों पहले एक रहस्यमयी संघ ने न्याय के नाम पर अपनी तरह का विधान चलाया था। बीरबल ने पुरालेखों में खंगालना शुरू किया। उसने उन पुराने दस्तावेजों में एक संदर्भ पाया, न्याय की छाया। एक वो समुदाय था जिसने युद्ध और अकाल के समय में कुछ ठीक ठाक व्यवस्था बनाई थी, पर बाद में उन पर आरोप लगे कि उन्होंने निकटतम लोगों को समाजी रोग समझकर मार दिया था। इतिहासकारों ने उस समूह के कर्मों को निंदनीय बताया और उन्हें जड़ से मिटा दिया गया, पर बीरबल ने महसूस किया कि विचारों को मिटाया नहीं जा सकता। वे कहीं छुपकर जन्म लेते हैं और फिर किसी कमजोर समय में उभर आते हैं। क्या यही वो संघ था जिसने अब फिर से उपद्रव शुरू कर दिया था? अगले कुछ दिनों में बीरबल ने अपने तरीके बदले। वो अधिक छुपकर रात में घूमता, छोटे से कागज पर नोट्स लिखता और उन चिन्हों को स्केच करता। उसने कुछ आकलन किए, मरने वालों की आयु सीमा, उनका पेशा, उनका सामाजिक रूप, सब एक पैटर्न दिखा रहे थे। ये पैटर्न ऐसा था कि वे लोग समाज के उन हिस्सों को निशाना बना रहे थे जिन्हें ऊपरी वर्ग अक्सर देखना ही नहीं चाहता। बीरबल ने एक नाम सुना, एक पुराना संतोषी और काटने वाली उंगलियों वाला शख्स जो कभी समुदाय में उन न्याय चर्चाओं में रहा होगा। उसे खोजने में अधिक वक्त नहीं लगा। ये शख्स अब एक अकेला मोची बन चुका था और उसकी आंखें गहरे दुख से भरी थी। मोची ने देखा कि बीरबल उसके पास आया है। उसकी दाढ़ी सफेद थी और आवाज धीमी, पर जब बीरबल ने उससे सवाल किए तो वो कांप उठा। मैंने सुना है कि तुम पूछ रहे हो, उसने कहा। कई लोग कहते हैं कि न्याय का उल्लंघन वक्तस्मय का खेल है, पर मैं तुम्हें बताऊं, किसी को मारने का विचार तब आता है जब उसका दिल टूट चुका हो। बीरबल ने सज्जनता से पूछा कि क्या उसे उस संघ के बारे में कुछ जानकारी है। मोची ने बताया कि उस संघ ने वर्षों पहले किसी नियम के तहत काम किया था, पर वे नियम सख्त और कट्टर थे। हमने देखा कि यह शहर बदल रहा था और कुछ लोगों ने सोचा कि जिनकी जड़ों में कुछ कमजोरी है उन्हें हटाना ही अच्छा है। मोची ने कहा, पर वे तब भी पाप करते थे क्योंकि उन्होंने किसी के आंसू नहीं सुने। मोची ने बीरबल को एक और चीज बताई कि जो लोग संघ से जुड़े थे वे अब विभाजित हो चुके हैं। कुछ ने अपनी कट्टरता को छोड़ दिया, पर कुछ अभी भी मानते थे कि समाज से असहयोगी तत्व हटाने से शांति आएगी। वे खुद को न्याय कहते हैं, मोची ने फुसफुसा कर कहा, पर उनका न्याय अनिवार्य रूप से मौत का पैक लेकर आता है। बीरबल ने सोचा कि यदि ये सच है तो संघ में आज भी कुछ सक्रिय सदस्य होंगे और वे शहर के अंदर खामोशी में कदम रख रहे होंगे। उसे समझना था कि वे किस तरह चुनते थे, उनकी दृष्टि क्या थी। बीरबल ने फिर अपने पुराने मित्रों से मदद ली। कुछ घुमक्कड़ कलाकार, एक व्यापारी जिसने दूर दराज के मेलों में गुप्त सुनी सुनाई बातें सुनी थी, और एक बुजुर्ग पुलिसकर्मी जिसने कई मामलों को खंगाला था। उन्होंने मिलकर उन लोगों की सूची बनाई जो संघ के विचारों को मानते थे। उनमें कुछ अनपेक्षित नाम भी थे। एक प्रतिष्ठित दानी जिसने गरीबों के नाम पर कई संस्थाएं चलाई थी, एक धार्मिक गुरु जिसकी वाणी में कटुता थी, और कुछ पूर्व सैनिक जो युद्ध के अनुभव से जख्मी थे और अब सख्त कदमों के समर्थक थे। ये सूची ही बीरबल को इस बात का संकेत देती थी कि समस्या केवल कट्टरवाद नहीं बल्कि सत्ता की धुंधली रेखा थी। किसी ने स्वयं अपने हाथों से कानूनी व्यवस्था को सीमित कर लिया था ताकि छांट कर सके। फिर एक रात घातक घटना हुई। एक युवा मदरसे का शिक्षक, जिसे लोग नहर के किनारे पर ज्ञान बांटने के लिए जानते थे, बिना किसी कारण के मृत पाया गया। यह हत्या सभी के लिए क्षोभजनक थी। उसने बच्चों के मन को डरा दिया। बीरबल ने उसके कमरे की जांच की।
वहां पर एक छोटा सा पन्ना पड़ा था जिस पर कुछ पुरातन अक्षर और वही चिन्ह बना था जो उसने पहले देखा था। इस बार बीरबल ने उसे निकालकर अपने पास रखा और ध्यान से देखा। पन्ने पर कुछ पंक्तियां लिखी थी, बेहद संक्षेप में, सफाई के बाद शांति। यह संदेश सीधे और क्रूर था, मानो कोई अपने कार्य को पवित्र मानता हो। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने दरबार में छद्म रूप से कहा कि वो स्वयं उन हत्याओं का पता लगा रहे हैं और चाहता है कि शहर के लोग उसे सूचना दें। पर असली चाल ये थी कि उसने अपराधियों को उकसाने के लिए एक जाल बिछाया। वो जानता था कि संघ के सदस्य अपनी क्रियाओं को गुमनाम रखेंगे, पर उनका अभिमान उन्हें चतुराई से उकसाने में कमजोर कर देगा। उसने बाजार में एक नकली सूचना छोड़ी, एक बड़ा धन लाभ और समाज के लिए नई राह का विज्ञापन, ताकि संघ के कट्टर लोग इसका लाभ उठाने के लिए सामने आए। जैसे ही सूचना फैली, बीरबल ने देखा कि कुछ लोग सक्रिय हुए, कुछ रात के अंधेरे में मिलकर विस्तृत योजनाएं बना रहे थे। और बीरबल की दूसरों में मिली जानकारी ने उसे उन लोगों के चेहरों की ओर खींचा जो पहले उसे संदिग्ध लगे थे। एक भयानक रात में बीरबल ने देखा कि कुछ लोग छुपकर एक निर्दोष व्यापारी के घर पहुंचे। उनकी मंशा स्पष्ट थी, पर तभी बीरबल ने शोर मचाया और लोहे की तलवारें चमकी। पर यह दृश्य तो वही था जिसे बीरबल चाहता था। संघ के कुछ सदस्यों के चेहरों का सामना दूसरों ने किया। कुछ भागे, कुछ पकड़े गए। पकड़े गए लोगों में वो प्रतिष्ठित दानी भी था जो सामाजिक कार्यों के बहाने अपनी कट्टरवाद की बातों को प्रचारित करता था। उसे देखकर दरबार का सब कुछ चौंक गया, क्योंकि वो हमेशा सार्वजनिक मंचों पर दया का चेहरा दिखाता था, पर पर्दे के पीछे उसकी बातें अलग थी। उसने स्वीकार किया कि वो सफाई का समर्थक था, पर उसने ये भी कहा कि वो स्वयं कभी किसी को मारने का आदेश न दे सका। उसके चेहरे पर भय था। ये डर उसे उसकी ही कथनी से अलग कर रहा था। जांच आगे बढ़ी। पकड़े गए कुछ लोगों ने नाम बताए। उनमें एक धार्मिक गुरु और कुछ पूर्व सैनिक भी थे। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि इन हत्याओं का वास्तविक संकेत और संचालन कोई और कर रहा था। कोई जिसने बाकी सदस्यों के बीच भय पैदा कर दिया था और खुद अनजानी छाया की तरह काम कर रहा था। यह खोज बीरबल के लिए एक नया मोड़ था, क्योंकि यह मतलब था कि संघ के लोगों के बीच भी कोई गुलामी की बुनियाद पर बैठा था। कोई नेता जो छिपकर आदेश दे रहा था और अपने हाथों को रक्त से मैला किए बिना अपनी कट्टरता को अंजाम दिलवा रहा था। बीरबल ने एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया। उसने एक बेंच पर कुछ नकली राजस्व रखे और सुना कि कौन आता है। रात के 3 बजे के आसपास एक आकृति आई, धीमी चाल, लंबी चोटी और एक मस्तक पर जर्जर लिपटी माला। बीरबल ने उसे रोका और परिचय देने को कहा। आकृति ने अपना मुख छुपा रखा था, पर उसकी आवाज में पुरानी कटुता थी। जब वो चेहरा धीरे से निकला तो वहां वो बुजुर्ग भिखारी दिखा जिसे बीरबल ने कई बार देखा था। एक ऐसा आदमी जो सबकी छाव में रहता था और किन्हीं का ध्यान नहीं खींचता था। पर उस वक्त बीरबल के दिमाग में कई भाव उठे, क्योंकि इस भिखारी की आंखों में कोई डर या अफसोस नहीं था। उसकी आंखों में एक ठंडी सी संतुष्टि थी। भिखारी ने कहा, तुम मुझे पकड़ना चाहते हो बीरबल? बहुत देर हो चुकी है। मैंने वो काम किया जो मेरे समय ने सही समझा। बीरबल ने पूछा कि किसने उसे प्रेरित किया। उस भिखारी ने मुस्कान भरे स्वर में कहा, प्रेरणा? मैं उस समय से प्रेरित हूं जब मेरी मां को भूखे पेट मरना पड़ा और किसी ने हमारा दर्द नहीं देखा। मैं अपने हाथ से उन लोगों की सूची बना रहा था जो समाज को कमजोर बनाते हैं, और मैंने उन्हें हटा दिया। उसकी बातें कठोर थी, पर वो अपने कर्मों पर गर्व महसूस कर रहा था। उसने कहा कि वो समाज के लिए स्वच्छता ला रहा था, पर उसके शब्दों की गहराई में क्रूरता भरी थी। बीरबल ने उसकी मानसिकता को समझा। वो भिखारी केवल एक अकेला शख्स नहीं था, वो उन कई लोगों की पीड़ा का प्रतिनिधि था जिन्होंने अपने दुख को क्रोध में बदल दिया।
पर समाज में नियमों का पालन कराना किसी व्यक्ति को किसी अन्य का न्याय लेने का अधिकार नहीं देता। बीरबल ने उसे पकड़ा और मामला दरबार में रखा। अकबर ने मुकदमा चलवाया और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से यह तय हुआ कि वह भिखारी अपने कृत्यों के लिए दंड भुगतेगा। पर बीरबल ने फैसले से पहले उस भिखारी से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम क्या बदल रहे हो? क्या तुमने अपने हाथों से जिन लोगों को मारा उनके पीछे कोई उत्तर नहीं था? भिखारी ने आंसू भरे स्वर में कहा, हां, पर उनकी आवाज तो किसी ने सुनी ही नहीं थी। बीरबल ने तब दरबार से एक कदम आगे बढ़ाया। उसने कहा कि केवल दंड से काम नहीं चलेगा। समाज को उन कारणों को मिटाना होगा जो इस क्रोध को पैदा करते हैं। उसने सुझाव दिया कि गरीबों के लिए पुनर्वितरण की योजनाएं कड़ी की जाए, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं, ताकि लोग खुद न्याय की मशाल न ले पाएं। अकबर ने तुरंत आदेश दिए कि समाज के कमजोर तबकों के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए जाए। छोटे छोटे उद्यमों के लिए अनुदान, शिक्षा के लिए मुफ्त पाठशालाएं और चिकित्सकीय सहायता। ये कदम कुछ लोगों को संतुष्ट नहीं करता था, पर बीरबल ने समझ लिया था कि वास्तविक शांति सामाजिक न्याय से आती थी, न कि भय से। समय के साथ शहर ने सांस ली। हत्याओं की लहर थम गई। भिखारी के पकड़े जाने और सार्वजनिक जांच ने लोगों को यह दिखाया कि कोई भी निजी न्याय नहीं कर सकता, और नए सामाजिक कार्यक्रमों ने उन लोगों को उम्मीद दी जिनके पास पहले कोई रास्ता नहीं था। बीरबल ने यह भी महसूस किया कि कट्टर विश्वास और कट्टर नीतियां तब तक नहीं मिटेंगी जब तक लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार न हो। इसलिए उसने सार्वजनिक चर्चा के जरिए लोगों के दिलों में संवेदनशीलता जगाने का काम किया। किसी भी न्याय के पीछे इंसान की कहानी होती है, उसे सुनना जरूरी है। कई महीनों बाद जब महल की दीवारों पर फिर वही पुरानी शांति लौट आई, तब बीरबल एक शाम तख्त के समीप बैठा हुआ था। उसे शहर की गलीगली से मिल चुकी उन कहानियों की याद आई। उन्हीं कहानियों ने उसे समझाया कि किसी भी शहर की असली ताकत उसकी विविधता और सहनशीलता में निहित है। उसने देखा कि जो लोग कभी डर के कारण चुप रहते थे, अब सार्वजनिक मंचों पर अपने दर्द की बात कर रहे थे और प्रशासन उनकी सुन रहा था। यह परिवर्तन छोटा था पर सच्चा था। बीरबल ने अपने नोटबुक में एक पंक्ति लिखी, न्याय का अर्थ केवल सजा देना नहीं, वो कारणों को मिटाना भी है। उसने वो पन्ना फाड़कर हवा में उड़ा दिया और उसने महसूस किया कि पन्ना हवा में उड़ते हुए भी किसी की ओर गिर गया होगा जो उसकी बात समझता था। वो मुस्कराया और महल की ओर चल पड़ा, जहां पनाह की आंखों में अब भी वही समझ और ठहराव था, पर अब उनमें एक नई उम्मीद की चमक थी। भीड़ में लोग फिर से अपना काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और बाजारों में रौनक लौट आई थी। पर बीरबल जानता था कि शांति का रखवाला सतर्कता और सहानुभूति है। कथा यही सिखाती है कि गुमनाम हत्याएं कभी कभी सिर्फ दो शब्दों में बंद नहीं होती, वे समाज की उन दरारों का संकेत होती है जिन्हें सुधारा जाना जरूरी है। बीरबल का जीवंत बुद्धि और अकबर की राजदृष्टि मिलकर उन दरारों की मरम्मत करे, और जनता की संवेदना ने फिर सबको जोड़ा। समय के साथ लोग भूल न पाए कि किसने उन्हें बचाया था, पर बीरबल चुप्पी से उस एहसास के साथ महल के कोने में बैठा रहा, ये जानते हुए कि कई बार सबसे बड़ा तलवार भी नहीं बल्कि समझ और दया ही है जो किसी शहर की हत्या